एक कंपनी के कौन कौन से वो एसेट्स होते हैं और कौन कौन से कंपनी के क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट्स। देखिए कभी भी याद रखना, एसेट्स का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। और कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एसेट्स होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, इसको नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम आप इसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है, फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि गैर चालू संपत्ति या फिर स्थायी संपत्ति भी कहा जा सकता है। इसके बाद अगला होता है करंट एसेट्स। तो बच्चों करंट एसेट्स को बोला जाता है चालू संपत्तियां, यानी कि चालू संपत्तियां। ठीक, एंड देन फाइनली होता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है बनावटी संपत्ति, आर्टिफिशियल एसेट्स, एक तरह का बनावटी संपत्ति यानी कि फिक्टिशियस आर्टिफिशियल एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। किसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स? कभी भी याद रखना, ऐसा कोई भी एसेट्स जिसको कैश में कन्वर्ट करने, भाई एसेट्स कौन सा होता है जो आपके 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 बुरे वक्त पे काम आए। भाई एसेट्स क्या होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आए। जैसे ही बुरा वक्त आया तो कम से कम उसको बेच दिया और कुछ पैसे क्या कर लिए आपने, अर्न कर लिए। तो बेचते तो पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसा एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको काफी लंबा समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल का भी वक्त लग जाता है कैश में कन्वर्ट करने में, या 6-7 महीना गिरी से गिरी हालत में लगा ही जाता है। तो उसको कौन सा एसेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड लगता है उसको कैश में कन्वर्ट करने में, तो वो होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहला है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां, और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट जिसको अपन बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। ठीक है, तो बेटा टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या होता है। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट तो है बट वो एसेट जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है, जो आपके आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए। इसके अलावा हो गए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरीज। लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, प्लांट एंड मशीनरीज हो गए। इसके अलावा हो गया फर्नीचर्स, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड क्या हो गए, फिटिंग्स हो गए। इसके अलावा आप लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय का आपने किसी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह खरीद रखे हैं, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा व्हीकल्स हो गए। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, गाड़ियाँ, गाड़ी वाड़ी आपके बिजनेस में, ट्रेन है, बस है, ट्रक है, मोटर वैन है, ऑटो रिक्शा है, लूना है, कुछ भी है। ठीक है, व्हीकल्स। ठीक, इसके अलावा होता है तुम्हारा और भी अदर टेंजिबल एसेट्स, और भी अदर क्या बोल सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, अदर टेंजिबल एसेट्स कहा जा सकता है, और भी अदर टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है। इसके बाद होता है इनटेंजिबल एसेट्स। कैसे एसेट्स, इनटेंजिबल। ये वो एसेट्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स तो होते हैं बट जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। जैसे कि क्या, आपके बिजनेस का गुडविल, ये भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इसको भी आप बेचते हैं। इसके अलावा पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, यानी आपने किसी से किसी का फॉर्मूला परचेस किया तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, कॉपी या पेटेंट राइट्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों होता है जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर सब सॉफ्टवेयर, आपने किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेस कर रखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस आपने बना रखा है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस, आजकल जितनी भी कंपनी है सबके अपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ऐसी कोई कंपनी नहीं शायद कि उसके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन ना हो, है ना, सबके पास है। तो ये सब जो एसेट्स होते हैं वो कैसे एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो फिक्स्ड एसेट्स की 2 कैटेगरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर है आप सभी को। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे करंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, करंट एसेट्स। तो क्या क्या होते हैं करंट एसेट्स। अब बोलोगे सर करंट एसेट्स कैसे पहचानेंगे। वो एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर, 30-40 दिन के अंदर कैश में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ उसमें। अभी फिक्स्ड एसेट को अगर आप कैश में कन्वर्ट करोगे तो लंबा समय लगेगा, या फिर अगर जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना नुकसान भी होगा। अभी जैसे लैंड बिल्डिंग है, आप उसको कैश में कन्वर्ट करो, बेचो, कितने दिन में बेच सकते हो बताओ, बेच के पैसा में बदल सकते हो बताओ, 2 महीने में कर लोगे, जल्द से जल्द करोगे। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए के वैल्यू का लैंड है, मैं बोलूंगा चलो 2 महीने के अंदर बेच दो, शायद बहुत पैसा बेच तो देंगे आप, हो सकता है जैसे भी तनफन, लेकिन पैसा आपको 10 लाख ना मिले, हो सकता है 5 लाख में निकालो, औने पौने रेट में निकालो, नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। परंतु अगर आप पास करंट एसेट्स होगा तो नुकसान कम होगा और पैसा उतना ही मिल जाएगा, कम पैसा का नुकसान होगा।
है ना। तो करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि करंट एसेट्स में आते हैं आप लोग का कैश इन हैंड। आपके बिजनेस में जो भी कैश इन हैंड होता है करंट एसेट्स है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, स्टॉक्स। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्रीज। क्या, इन्वेंट्रीज। आपके बिजनेस का गुड्स वगैरह जिसका आप बिजनेस करते हो, ठीक है, इन्वेंट्रीज गुड्स वगैरह माल वाल हो गया। इसके अलावा होता है डेटर्स। क्या होते हैं, डेटर्स। और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। जिस बंदे को आप माल उधार में बेचते हो उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स कहते हैं, और बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। ये दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, उसको ट्रेड पेबल का, ट्रेड रिसीवेबल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, ट्रेड रिसीवेबल। कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखे रहेगा ना ट्रेड रिसीवेबल, समझ जाना वो डेटर और बिल्स रिसीवेबल का ही टोटल है। समझ गए। इसके बाद स्टूडेंट्स और क्या हो सकता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से आपने कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया। इसके अलावा आपका हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस के अलावा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हो सकता है। एक्रूड इनकम बोले तो क्या, अनरिसीव्ड इनकम। कैसा इनकम, अनरिसीव्ड इनकम, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक्रूड इनकम हो गया। इसके अलावा और भी कुछ अदर एसेट्स की बात की जाए, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कम समय के लिए आपने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट वगैरह लिखे, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपके क्या हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हारे करंट एसेट्स होते हैं। या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपन लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहा जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहा जा सकता है। तो ये आप लोगों के बिजनेस के कैसे होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। ये वो एसेट्स है जिसको आप 15-20 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सही बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। किसके बारे में, फिक्टिशियस। ये फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे कि नाम भर के एसेट्स है, असल में एसेट्स वैसेट्स होते नहीं है, बट इसको मजबूरी हमारी कि उसको एसेट्स में शो कर देते हैं अपन लोग। तो क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। मतलब क्या, एक तरह का लॉस। इसके अलावा कहीं आपको बिजनेस में लॉस हो गया है तो अभी लॉस को कहाँ शो करोगे, भाई लॉस हो गया है, अभी लॉस को बंद कैसे किया जा सकता है, प्रॉफिट से। आप प्रॉफिट कमाओगे तब तो आपका लॉस कवर होगा। अब जब तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे लॉस कहाँ से कवर होगा। तो लॉस को कहाँ शो करे भैया, अब कहाँ दिखाए उसको, कौन से अकाउंट में दिखाए लॉस को, तो क्या करेंगे, एसेट्स में दिखाया जाता है। इसका कारण क्या है एसेट्स में दिखाने का, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लॉसेस का ही बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट का ठिकाना डेबिट में ही मिलेगा भैया उसको, तो अपन क्या कर देते हैं, एसेट्स में डाल देते हैं। परंतु ये वो लॉस को कभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, आप बोल सकते हो क्या, ले भैया मेरा लॉस खरीद ले, कोई खरीदेगा क्या तुम्हारा लॉस को, कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगला क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय। जब आप बिजनेस को परचेस स्टार्ट करते हो, जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करने के समय में बहुत सारे खर्चे कर देते हो, छोटे बड़े करके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती ना, फलाना कोर्ट से परमिशन लेना है, ये वो कंपनी एक्ट को फॉलो करना है, ये रूल्स रेगुलेशन, दुनिया भर के छोटे छोटे खर्चे कर दिए। ऐसे करते करते काफ़ी खर्चा हो गया। तो ये खर्चा आपने जो किया है बिजनेस पे, क्या वो 1 साल के लिए किया है, पूरे लाइफ टाइम के लिए किया है। तो लाइफ टाइम तक को धीरे धीरे उसको मेंटेन करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। खर्चा कर दिया है, अब उसको मेंटेन कैसे होगा, जब प्रॉफिट होगा तब आप इसको मेंटेन कर पाओगे। तो जब तक प्रॉफिट नहीं हो रहा तब तक कहाँ शो करे भैया, किसमें, फिक्टिशियस आइटम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आपने शेयर्स और डिवेंचर इशू करते थे, याद करो, उस पर डिस्काउंट देते थे। तो जो डिस्काउंट देते थे 1 साल के लिए देते थे, शेयर डिवेंचर पर लाइफ टाइम के लिए इशू करते हैं, सही बात है। तो डिस्काउंट भी कैसे दिए, लाइफ टाइम के लिए, बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन करते रहेंगे। क्या है तुम्हारे लिए, फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आ गया, बनावटी है, तो समझ में आ गया बातें। तो देखिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, रोकड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, सही बात है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको रोकड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम लोग ये जो करंट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला के क्या कहा जाता है मालूम, इन एसेट्स को, इसको कहते हैं इंटरनल एसेट्स। क्या कहा जाता है, इंटरनल एसेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा इंटरनल एसेट्स क्या होता है, तो आप तुरंत फटाक से बोलना नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हमारे क्या होते हैं, टोटल एसेट्स होते हैं, यानी कि इंटरनल एसेट्स होते हैं। इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंटरनल एसेट्स किसको बोलते हैं, वो एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके इंटरनल एसेट्स होते हैं बिजनेस के, जिसको आप 100% कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक कुछ पूछना है, नोट करें। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी की लायबिलिटीज के बारे में। देखना,
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कंपनी के लाइबिलिटीज के बारे में। देखिए कंपनी के लाइबिलिटीज जो होते हैं वो पहला 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहला लाइबिलिटी जो होता है कंपनी का वो होता है फिक्स्ड लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज जिसको बोला जा सकता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या कहेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ या पूरे लिख देता हूँ, चलो। नॉन करंट लाइबिलिटीज, कंपनी के पहले लाइबिलिटीज होते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज। इसके बाद होते हैं करंट लाइबिलिटीज। कौन से लाइबिलिटीज होते हैं? करंट लाइबिलिटीज होते हैं। एंड देन फाइनली होते हैं इनके कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये लाइबिलिटीज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड लाइबिलिटी के बारे में। फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कभी ना कभी वो पैसे आपको चुकाना है। एक तरह का आपका कर्जा, आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसका पैसा आपको क्या करना है? चुकाना है, और आपको चुकाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अपन लाइबिलिटीज। क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज। तो फिक्स्ड लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी होता है जिसको आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में रिफंड करना है, लंबे समय बाद आपको रिफंड करना है। यानी कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, या जब कंपनी बंद होगी तब आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज। बहुत लंबा टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोएंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो जिसका पेमेंट आपको 15-20 दिन, 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। कौन से लाइबिलिटी बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया? वो होते हैं करंट लाइबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म पीरियड में पेमेंट करना है। 15-20 दिन, 6 महीना, 2 महीना, 5 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना तड़फड़ में। क्या है? करंट लाइबिलिटी। और एक होता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है संदिग्ध दायित्व। ऐसा लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड लाइबिलिटी 2 टाइप के होते हैं। देखो 2 चीजें, इसमें 2 कैटेगरी फिक्स्ड लाइबिलिटीज के। सबसे पहला बच्चों होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है, देखो लाइबिलिटी में फिक्स्ड लाइबिलिटी तो है लेकिन शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब वो पैसा जो अपन को अपने मालिकों को देना है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। वो पैसा जो कंपनी के मालिकों को देना है, किसको देना है? मालिकों को देना है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आया? और दूसरा होता है तुम्हारा क्रेडिटर्स वाला फंड। कौन सा क्रेडिटर्स? आउटसाइडर्स। एक तरह से देखा जाए तो क्या आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर्स, या इसको बोल सकते हैं अपन डेप्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेप्ट्स बोल सकते हैं। डेप्ट्स, डिबेंचर्स, डेप्ट्स बोला जा सकता है। क्लियर आप सभी को? तो ये होते हैं डेप्ट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड, तो देखो शेयर होल्डर्स फंड की अगर बात की जाए तो शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या होते हैं? मतलब जो शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटाना है, तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लस हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस होगा उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व, और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो इस कैटेगरी में क्या क्या आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे जनरल रिजर्व। सबसे पहले क्या आएगा? जनरल रिजर्व हो गया। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। रिजर्व में इसमें सब शेयर होल्डर लोगों का हक होता है, शेयर होल्डर को देना होता है। इसके अलावा कोई भी फ्री रिजर्व हो गया, कोई भी फ्री रिजर्व वगैरह है तो वो हो गया, इस कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। एंड देन फिर तुम्हारा हाँ लगभग यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें होती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं एक्सेट्रा, ये सब प्रॉफिट वगैरह वाला आइटम, सब किस पे हक होता है? शेयर होल्डर्स का हक होता है। एंड देन फाइनली अपन बात करें इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा इसी में ही आ जाता है, चलो इसी के अंडर ही में आ जाता है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कॉम्पेंसेशन है ना, ध्यान रखना, रिजर्व ये भी इसी कैटेगरी में क्या हो जाता है? आ जाता है। किस में आ जाता है? ये तुम्हारे शेयर होल्डर्स फंड में आता है। इस पर शेयर होल्डर लोगों का अधिकार होता है। क्लियर है? इनको देना होता है अपन लोग को। और एक होते हैं क्या? डेप्ट्स। तो डेप्ट्स में कौन कौन आते हैं? दूसरा कैटेगरी होता है किसका? डेप्ट्स का। तो डेप्ट्स में बाहरी मतलब आउटसाइडर फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे कि डिवेंचर्स। आपने डिवेंचर इशू किया है एज अ लोन टाइप का, वहां से पैसा उठाया है। किसी प्रकार का बैंक लोन या फिर किसी प्रकार का बोरोइंग्स, कोई भी बोरोइंग्स आपने किया है, उधार लिया है, बोरोइंग्स आपने किया है, या एक प्रकार से बोला जा सकता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लंबे समय के लिए आपने कोई पैसे क्या किया है? बोरो किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आया बात समझ में? या लोन फ्रॉम अदर्स। तो ये सब चीज़ें हो गई। इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, आपके बिजनेस के इम्प्लॉई लोग हैं, उन लोगों ने पैसा जमा करके रखा है, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है वो तुम्हारे डेप्स में आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्स में आ जाते हैं। क्लियर है? ये इनसाइडर, ये आउटसाइडर की तरह। कई बार प्रेफरेंस शेयर को भी अपन लोग आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट बहुत रेयर है, देखेंगे उसके बारे में। क्लियर है? ठीक। इसके बाद होता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या क्या होते हैं? वो लाइबिलिटीज जिसको आपको 15-20 दिन के अंदर पेमेंट करना है, या 5-6 महीना 1 साल के अंदर पेमेंट करना, रीपेमेंट करना है। तो जैसे कि सबसे पहला होता है क्रेडिटर्स। क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं। प्लस इसके अलावा होता है बिल्स पेबल। जिस बंदे से आप उधार माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? ट्रेड पेबल कहा जा सकता है उसको। क्या कहेंगे? ट्रेड पेबल। इसके अलावा होते हैं, जैसे इसके अलावा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इसके अलावा होता है हम लोग का बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। या किसी प्रकार का अनएक्रूड इनकम है। क्या है? अनएक्रूड इनकम है, यानी कि अनरिसीव्ड इनकम। एक तरह से कहा जा सकता है अनरिसीव्ड इनकम, ऐसा इनकम जो अनरिसीव्ड इनकम है। हाँ, अनरिसीव्ड इनकम है। ठीक है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। या एडवांस इनकम, सॉरी अनरिसीव्ड नहीं बोलेंगे, एडवांस इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवांस इनकम। कोई एडवांस इनकम है तो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, अपनी इनकम टैक्स के लिए कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, अगर आपने कोई डिविडेंड के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट करके रखा है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा और भी अदर डिविडेंड, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, आपने कोई प्रपोज्ड डिविडेंड इशू किया तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इंटरिम डिविडेंड का भी जिक्र किया है तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। किसी प्रकार का डिविडेंड अगर है, डिविडेंड रिजर्व वगैरह कुछ भी है तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया। और इसके अलावा हो सकता है तुम लोगों का जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर क्या? डेप्रिशिएशन। ये भी किस में आ जाता है? करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में क्या हो जाता आ जाता है। या प्रोविजन फॉर अदर एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई अदर एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन भी क्रिएट करके रखा हुआ है तो ये भी इसी कैटेगरी में क्या हो जाता है? आ जाता है। ठीक है। तो ये सब आपके बिजनेस के कैसे लाइबिलिटीज है? करंट लाइबिलिटीज है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये सब करंट लाइबिलिटी होते हैं। अब बात आती है किसकी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कौन होते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होते हैं जिसको, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, अब सडनली कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, अब आप उसको कॉम्पेंसेट करते हो, आप उसको 5 लाख रुपए देते हो, लोग बोलते हैं भाई 5 लाख रुपए रख और कल से काम पे मत आना, थैंक यू, जो भी हुआ वो बहुत दुख हुआ करके 2-4 आंसू बहा के आप आ गए। ठीक है। बाद में वो आपके ऊपर केस कर दिया, केस नहीं किया अभी फिलहाल, वो बोला नहीं मेरे को 5 लाख से संतुष्टि नहीं है, मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए और मेरे बेटे को नौकरी वोकरी दो, ऐसा बोला, और मेरे को पेंशन दो हर महीने। तो आपने बोला भैया कंपनी का पॉलिसी 5 लाख रुपए रख और दोबारा बात मत कर। तो उसने बोला नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वो आपने आपको बोला, धमकी दिया मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। आपने बोला जा कर दे रे बाबा, केस कर दे, तू जा कर दे केस। तो उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर वो केस जीत जाता है, मतलब आप केस हार जाते हो, तो क्या होगा आपके साथ? आपको 50 लाख भी देना पड़ेगा, नौकरी भी देना पड़ेगा, पेंशन भी देना पड़ेगा, और इतने दिन तक का जो केस चला ना, 10 केस का फैसला 12-13 साल में आएगा, तो 12-13 साल जो केस चला उसका ही पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। सही बात है, लंबा चौड़ा खर्चा है, लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। केस अगर आप जीत जाते हो तो क्या होगा? नहीं देना पड़ेगा, तो नहीं देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? ऐसा लाइबिलिटी जो हो भी सकता और नहीं